जीके और जीएस आपके सुपर टेट सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ से लगभग 30 नंबर आपके परीक्षा में पूछता है। तो आइए आज जीएस और जीके के कुछ विविध प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1828 में, बी में दिया है 1830 में, सी में दिया है 1772 में और डी में दिया है 1809 में। देखिए 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई। देखिए ब्रह्म समाज की नहीं, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई 1828 में और यही ब्रह्म सभा जो है आगे चलकर 1830 में परिवर्तित हो गया ब्रह्म समाज में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1830 में। और अगर आपसे पूछता है कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई तो आपका उत्तर होगा 1828। देखिए ज़्यादातर किताबों में ब्रह्म समाज ही दिया रहता है, ब्रह्म सभा नहीं। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा 1830 में। जबकि 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ बंगाल के राधानगर में और 1809 में इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई जिसका नाम है तुहफात उल मुहद्दीन, फारसी भाषा में, जिसका हिंदी में अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। देखिए इनके बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे। पुनर्जागरण काल का मसीहा इन्हें कहा गया है। मानवतावादी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे राजा राम मोहन राय और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें जो है युग दूत की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय बहुत बड़े पत्रकार थे, इन्हें जो है पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं के जानकार थे, जैसे फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में कहाँ की गई? ऑप्शन ए में दिया है कलकत्ता में, बी में दिया है बम्बई में, सी में दिया है दिल्ली में और डी में दिया है गुजरात में। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछ रहा है कि कहाँ हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए में दिया है दयानंद सरस्वती की, बी में दिया है विवेकानंद की और सी में दिया है आत्माराम पांडुरंग की, डी में दिया है राजा राम मोहन राय की। उत्तर करें आप लोग। देखिए प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक है राजा राम मोहन राय की। उनकी यह पुस्तक आई 1820 में ईसाई धर्म के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। चलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को आप नोट करते भी चलेंगे। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? 1822 में, 1820 में, 1809 में या फिर 1772 में? मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। और किस भाषा में किया गया? तो आपका उत्तर होगा फारसी भाषा में। देखिए राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। हिंदी, संस्कृत, फारसी, लैटिन, इन सब भाषाओं के जानकार थे राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1822 में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो बिल्कुल आसान सा जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गरम दल के नेता थे ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राणा सांगा संबंधित हैं मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं?
खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा, और राणा सांगा संबंधित है मेवाड़ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे और आप लोग लगातार उत्तर जरूर किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? देखिए पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सबसे पहले किया गया राजस्थान राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बी में दिया है कानून के अनुसार सरकार, सी में दिया है लोकतांत्रिक सरकार और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात ये सभी उत्तर आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र? देखिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उज्जैन, अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था यह, और राजा हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए में दिया है चालुक्यों द्वारा, बी में दिया है चोलों द्वारा, सी में दिया है पल्लवों द्वारा और डी में दिया है राष्ट्रकूटों द्वारा। चलिए आप लोग उत्तर करें, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूटों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन प्रश्नों को आप नोट करते जरूर चलें, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपके विकल्प में दिया है नॉर्मन बोरलॉग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है तो आप उत्तर लगाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, या आपसे प्रश्न बनता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो भी आप उत्तर लगाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो आप उत्तर लगाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि श्वेत क्रांति की जनक है वर्गीज कुरियन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जनक हैं एलपीजी की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1966-67 में और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड मिंटो, बी में दिया है लॉर्ड मैकाले, सी में दिया है जेम्स विल्सन और डी में दिया है लॉर्ड मैकियावेली। चलिए आपके उत्तर आने चाहिए लगातार। देखिए भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार 1861 में भारत में बजट रखा गया कैनिंग के समय में, इसीलिए जो है इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गन्ना में मिठास किस कारण से होता है? ऑप्शन ए में दिया है माल्टोज, बी में दिया है सुक्रोज, सी में दिया है फ्रक्टोज और डी में दिया है लैक्टोज। देखिए दूध में मिठास का कारण होता है लैक्टोज और फ्रक्टोज जो है फलों में मिठास व शहद में मिठास का कारण होता है फ्रक्टोज, जबकि गन्ना में मिठास का कारण है सुक्रोज। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अनाज में मिठास का मुख्य कारण है माल्टोज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। दूध से दही किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए में दिया है लैक्टोबैसिलस, बी में दिया है लैक्टोथाइमिन, सी में दिया है लैक्टोटेरामाइसिन और डी में दिया है लैक्टोमिनियस। चलिए दूध से दही बनने का मुख्य कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे और भी प्रश्न हैं, आप सेशन के अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा वसा जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? चलिए कौन सा वसा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन ए में दिया है सरसों, बी में दिया है मछली, सी में दिया है नारियल और डी में दिया है सूरजमुखी। देखिए वसा जो है दो प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, और नारियल जो है अपवाद है संतृप्त वसा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नारियल जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है गोवा जहां लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के द्वारा। बी उत्तर यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में दिया है रतौंधी, बी में दिया है बेरी, सी में दिया है रिकेट्स और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर होगा रतौंधी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जबकि बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, इसके अलावा पपीता भी है, लेकिन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रतौंधी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ए.जी. टांसले ने, अर्नेस्ट हेकल ने, डब्ल्यू.जी. रोजन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, सतलज का या फिर ये सभी? देखिए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज इन तीनों नदियों का जो उद्गम होता है वह चाइना या तिब्बत से होता है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी नदियों का जो है उद्गम भारत में नहीं है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा? देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और यह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो देखिए गंगा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा और गोदावरी भी नहीं होगा। तो देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा। देखिए नर्मदा क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है जिसे आप ज्वार नद मुख कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि गोदावरी डेल्टा बनाती है, गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है और नर्मदा नहीं बनाती। नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है जिसे आप ज्वार नद मुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आप लोग बताएं सेशन कैसा रहा। देखिए आप लोग लगातार सोहन इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। अभी परीक्षा की आपकी कोई डेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वर्ष भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आना लगभग सुनिश्चित है, थोड़ा देरी ज़रूर हो रही है। और लगातार देखिए आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लास को लगभग 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर किया करें। और हम आपको बता दें कि देखिए प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया है, अब वहाँ से जाकर सभी प्रैक्टिसेस को आप क्रम से देख सकते हैं। चलिए, जिन मित्रों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे।